देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं आपके साथ शोभना यादव। भारत की बात आज मुरादाबाद से। दर्शकों का उत्साह आप देख सकते हैं और मैं आपको बता दूं कि मुरादाबाद वो नगरी जिसको पीतल नगरी कहा जाता है, दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान होना है। वो मुरादाबाद जिससे सटे बिजनौर में आज अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने रैली की और बिजनौर से सटे सहारनपुर में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने अपना दमखम दिखाया। दमखम तो दिखाया ही, साथ ही पुरानी सरकारों पर जमकर हमला बोला। दंगों का भी जिक्र हुआ सहारनपुर में। मुरादाबाद जहां पर मैं खड़ी हुई हूं वहां पर लगभग 45% मुसलमान आबादी है। बिजनौर जहां पर आज योगी आदित्यनाथ माफ कीजिए अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने रैली की, वहां पर लगभग 40% मुसलमान आबादी है। सहारनपुर जहां पर योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री ने अपना दमखम दिखाया, वहां भी 40% से ज्यादा मुसलमान वोट है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस इलाके में ध्रुवीकरण की धार पर चुनाव को तैयार किया जा रहा है? मेरे साथ दो बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, मैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूं। बीजेपी से गिरीश वर्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं, जोरदार तालियां। और साथ ही समाजवादी पार्टी के नेता सैयद वसूदुल हसन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तो सवाल मेरा पहले बीजेपी से कि पहले चरण का मतदान गिरीश वर्मा जी पूरा हो चुका है, दूसरा चरण उन सीटों पर है जहां पर कि गढ़ माना जाता है समाजवादी पार्टी गठबंधन का। तो क्या लग रहा है, क्या नफा क्या नुकसान जिस तरीके से आज दंगों का जिक्र किया गया? आज पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ और यहां से जीत की शुरुआत जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार की थी 2017 में, और वो 7वें चरण तक उस प्रकार हवा चलने वाली है। पूरे 5 साल परीक्षार्थी अपनी परीक्षा की तैयारी करता है और जिस दिन पेपर होता है उस दिन वो वोट डालने नहीं जाता। ये एक हताशा जयंत चौधरी जी की, जो आज अपना मत डालने तक नहीं आए। मैं आज दोपहर में नगीने में था, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी नगीना भी आए थे आज, जो बिजनौर विधानसभा का पार्ट है। हम 80-20 की बात करते हैं, आप 40-45 की बात कर रही हैं। 80% वो लोग जो अमन पसंद हैं, 80% वो लोग जो विकास चाहते हैं, 80% वो लोग जो दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश चाहते हैं, वो हमारे साथ हैं। अरे जब विकास की बात आप कर रहे हैं, काम की बात कर रहे हैं, तो फिर मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र क्यों? अपने काम अपने विकास की बात कीजिए ना अगले 5 साल। मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र हम नहीं करते। मुजफ्फरनगर की जनता चीख चीख के कहती है जो उनके साथ 2013 में हुआ। उस समय जयंत चौधरी जी कहां थे? 2013 में जब वहां जाटों के साथ नरसंहार हो रहा था, तब उनके पिता अजीत सिंह जी केंद्रीय मंत्री थे, वो केंद्र में बैठे थे, वो एक बार वहां लौट के नहीं आए। ले लेते हैं हसन साहब, तब आजम खां के इशारे पर वहां पर नरसंहार हो रहा था। सवाल ले लेते हैं। हसन साहब ये बताइए, ये कह रहे हैं गिरीश वर्मा जी की इतने हताश हैं कि खुद जयंत चौधरी आज मतदान करने नहीं गए, क्या ये हताशा है? देखिए, जयंत चौधरी जी एक राष्ट्रीय नेता हैं और इस वक्त वो आज भी बिजनौर में मौजूद थे, जैसा कि सब लोग जानते हैं। और बिजनौर में अपने कार्यकर्ताओं के बीच में थे और वोटर्स के बीच में थे, जिसकी वजह से किसी कारणवश वो वहां नहीं जा पाए वोट डालने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि उन्होंने पोस्टल बैलेट से वोट जरूर भेजा होगा है ना, कि एक ऐसा सबक दें, एक ऐसा उदाहरण पेश करें कि जनता मतदान करे। लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव, उसमें खुद आरएलडी का नेता नहीं जा रहा है, इसको बीजेपी कह रही है। मैं वही बात कह रहा हूँ। मुझे उम्मीद ये है कि जयंत चौधरी जी ने पोस्टल बैलेट से अपना वोट जरूर भेजा होगा। पर ये चलिए, अच्छा ये बताइए हसन साहब, मुरादाबाद मंडल में मैं खड़ी हुई हूँ, एक भी हिंदू आपने यहाँ से उम्मीदवार नहीं खड़ा किया, तो आपको नहीं लग रहा कि इसका नुकसान आपको हो सकता है? हिंदू वोट सारा कंसोलिडेट होकर बीजेपी को जा सकता है। देखिए, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर हर किसी को अपने हिसाब से उम्मीदवार उतारने की पूरी आजादी है। मुजफ्फरनगर के अंदर एक भी मुसलमान नहीं खड़ा किया गया समाजवादी की तरफ से। ध्रुवीकरण का आरोप सिर्फ बीजेपी के ऊपर क्यों? ध्रुवीकरण कहां से हो गया, मुझे आप बताइए ना। आपने अभी खुद कहा कि मुजफ्फरनगर में 40% मुस्लिम आबादी है, वहां पर एक भी मुसलमान समाजवादी पार्टी ने नहीं उतारा। तो ये कोई सवाल नहीं है आपका, ये कोई सवाल नहीं है। ये आपको सूट नहीं कर रहा है, इसलिए आपको लग रहा है कि ये सवाल नहीं है। ये सवाल इसलिए नहीं है कि मुरादाबाद के अंदर 6 सीटों पे अगर 6 के 6 मुसलमान हैं, तो ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कुछ ये जायज है। गिरीश वर्मा साहब बताइए, 6 के 6 मुसलमान उम्मीदवार, कितना नफा कितना नुकसान? पिछली बार भी 6 के 6 ने मुस्लिम उतारे थे यहाँ पे, और सत्ता का पूरा दुरुपयोग किया। सत्ता इनकी थी, उसके आगे 4 लोग जीत गए थे, लेकिन जो इनके कुकर्म थे उसके बाद में 2017 में हम इनकी जोड़ी
इन्होंने कांग्रेस से गठबंधन करके लड़े तो हमने इन्हें हराया। 2019 में ये बहन मायावती से गठबंधन करके लड़े और लोकदल से गठबंधन करे तो हमने इन्हें हराया। तो चलिए ठीक है, मैं नगर विधानसभा की बात कर रहा हूं। नगर विधानसभा में तीनों में के लड़े तो हमने इन्हें हराया और 2022 में अब ये जैन चौधरी से मिलकर लड़ रहे हैं, हम इन्हें फिर हराएंगे। ये जहां सब मुस्लिम को दें, यहाँ की जनता हमारे साथ है, जनता यहाँ मौजूद है, यहाँ की जनता हमारे साथ है, भी बजा रही है और जनता सब जानती है। सवाल जनता की तरफ से भी होने चाहिए, बताइए। मैं अपने भाजपा के गिरीश वर्मा जी से ये पूछना चाहूंगा, कब तक हिंदू मुस्लिम को नफरत में बांटकर इस राजनीति को करते रहोगे? इतना तो बता दो कि इन 5 सालों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सा बिजली का कारखाना किस जिले के अंदर तुमने लगाया है? ये तो जवाब दीजिए गिरीश वर्मा जी। बैठिए सर, बैठ जाइए। छोटा सवाल। अखिलेश जी ने बिजली के इतने कारखाने लगाए थे कि वो केवल 3 जिलों में बिजली की आपूर्ति कर पा रहे थे। अखिलेश यादव ने तो कुछ किया नहीं, इसीलिए उनको जनता ने नकारा था ना। गिरीश वर्मा जी, हमने पुराने संसाधनों से उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। जनता ने हम पुराने संसाधनों से उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। इन्होंने कारखाने लगाए, बिजली इटावा को देते थे, ये बिजली रामपुर देते थे, हमें नहीं देते थे। आज पूरे उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली देते हैं। कारखाने इनके बिजली हम दे रहे हैं, इनके कारखाने से बिजली हमने दी है। देखिए, आपने हिंदू मुस्लिम कब्रिस्तान गर्मी ठंडी कर देंगे, विकास के नाम पे वोट मांगो, क्यों ये गर्मी ठंडी कर देंगे? ये सवाल हो चुका है। आप मैडम, मैं बीजेपी के क्या नाम इनका सर, गिरीश वर्मा जी से एक सवाल करना चाहता हूं। ये कब तक इसे मुजफ्फरनगर दंगों की वो फसल काटते रहेंगे? ठीक है, ये सवाल हो चुका है। मैं हिंदू मुसलमान से हटके बात पूछना चाहता हूं कि मुरादाबाद में पीतल नगरी है, पूरे विश्व में यहाँ का पीतल का उत्पाद जाता है। आप यहाँ के हालात देखिए, यहाँ कितना बड़ा रेवेन्यू हम कमा के देते हैं। यहाँ के पीतल आर्टिजन्स के लिए एक आर्टिजन्स पार्क 8 साल से डेवलप नहीं हुआ, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? गिरीश वर्मा साहब जवाब दीजिए, बहुत वैलिड सवाल है, पीतल नगरी एक्सपोर्ट मुरादाबाद से बहुत बड़ा होता है, उसके लिए भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत काम किया है। आज पिछली बार से कोरोना जैसी महामारी के बाद जहां 2 वर्ष तक आदमी पूरा खराब बैठा रहा, तब भी एक्सपोर्ट पिछली बार से ज्यादा है। इतना कोरोना के बाद में, जहाँ कोरोना पीरियड में आदमी घर से निकल नहीं पा रहा था, उसके घर पे हम भोजन की व्यवस्था करके दे रहे थे, उसके बावजूद भी एक्सपोर्ट यहाँ जिंदा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की। कि आज जितनी जनता मौजूद है, क्योंकि सत्ता में बीजेपी है, इसलिए सवाल भी बीजेपी से ही किया जा रहा है। खान साहब मेरे साथ मौजूद है। एक मिनट बैठिए। देखिए, मैं प्रिंसिपल हूँ यहाँ मैफेयर डिग्री कॉलेज का, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। सवाल ये है कि रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में 6.25 लाख स्टूडेंट एडमिशन लेते थे, आज की तारीख में कुल 3.25 लाख स्टूडेंट हैं। वजह स्कॉलरशिप का न मिलना, एनएसएस खत्म होना, सारे फंडिंग खत्म होना। क्या सपा सरकार में ये आपको सारे जितने आप कह रहे थे मिल रहे थे? आपको एनएसएस का टोटल पैसा मिलता था, स्कॉलरशिप, फीस, रीइंबर्समेंट पूरा मिलता था। तीसरी बात मैडम, एक सारी चीज कोई भी स्टूडेंट को, मैं डिग्री कॉलेज चलाता हूँ। ठीक है, मेरा अब आपने सबका सवाल सुन लिए, सबको बीजेपी से शिकायत है और जाहिर सी बात है कि जो भी पार्टी सत्ता में है, शिकायत भी सत्ता से ही होगी। हसन साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप ये कह रहे हैं कि जीत हमारी हो रही है, बम्पर बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी गठबंधन आ रहा है, तो क्या माना जाए कि ये अखिलेश यादव की जीत है या फिर ये योगी की हार है, योगी की गलतियां हैं इसलिए आपको जीत मिल रही है? देखिए, ये अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी जी की जीत है, जनता की जीत है, क्योंकि जनता परिवर्तन करने जा रही है 2022 के अंदर। और जो आज के चुनाव हुआ है पहले चरण का, उसमें जो वोटिंग परसेंटेज ही बता रही है कि बीजेपी का वोटर कितना हताश है और बीजेपी कहीं से कहीं तक आने नहीं जा रही है, हमें साफ दिख रहा है बिल्कुल। चलिए, कोई बीजेपी हाँ, एक मिनट किससे सवाल है? हसन साहब से। हसन साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप परिवर्तन चाह रहे हैं, मगर परिवर्तन कैसे आएगा? या तो आपका उम्मीदवार जेल में है या बेल से लड़ रहा है, भूमाफिया और माफिया ही लड़ रहे हैं सारे। आप भाई, जेल में डालने वाले तो आप ही लोग हैं। ये तो बड़ा आरोप है आपके ऊपर। भाई जेल में सत्ता किसके हाथ में? जेल में किसी मासूम आदमी को तो नहीं डाल दिया ना? आपको तो नहीं डाल दिया, सत्ता किसके हाथ में? बताइए, सत्ता किसके हाथ में? नहीं तो सत्ता भाई, सत्ता जिसके हाथ में है वो सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है। हसन साहब, बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग करके समाजवादी के बड़े बड़े नेताओं को जेलों में डालने का काम कर रही है
और ये आज से नहीं, जब से 2017 में सरकार आई है लेकिन तब ये से भी ये काम हो रहा है। हसन साहब, लेकिन बड़ा आरोप समाजवादी पार्टी की सरकार के ऊपर कानून व्यवस्था को लेकर उठता रहा है। मैं भी बहुत इलाकों में गई हूँ, वहाँ हर आदमी ये कह रहा है कि योगी जब से आए तब से कानून व्यवस्था ठीक हो शोभना गई जी, है। आप ही के चैनल ने पिछले दिनों आंकड़े दिए थे जिससे अंदर आपराधिक मामलों में अखिलेश जी की सरकार में 2.5 लाख मामले दर्ज हुए थे और आज की तारीख में योगी जी की सरकार में 4 लाख से ऊपर मामले दर्ज हुए। गिरीश वर्मा जी, आप जवाब बताइए मुझे, गिरीश आपके चैनल ने आंकड़े दिए थे, मैंने नहीं दिए वो आंकड़े। ठीक है, उन आंकड़ों पे बात कर लेते हैं। गिरीश वर्मा जी, आपका जवाब। समाजवादी पार्टी की सरकार में अपराध होते थे और एफआईआर दर्ज नहीं होती थी। लोगों की भैंसे चुराते थे, वो थाने जाते थे, थाने जाकर पिटते थे, आजम खान निर्देश देते थे इन्हें बंद कर दो, जो एफआईआर लिखवाना चाहता था उसे बंद कर देते थे। हमारे यहाँ पारदर्शिता से जो अपराध होता है उसकी एफआईआर होती है, इनके यहाँ एफआईआर नहीं होती थी। हमारे पारदर्शिता से एफआईआर लॉन्च होती है। देखिए हम यहाँ स्पष्ट कहते हैं, यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं, मेरी अपील है, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप लोग बैठ जाएं और इस तरीके से हूटिंग नहीं होनी चाहिए। वो यहाँ पर मेहमान है इस मंच पर, उनको अपनी बात रखने दें आप लोग और बैठ के अपनी बात करें। लीजिए सवाल। मैम, मेरा ये सवाल है कि ये लोग दंगे की बात करते हैं, लड़ाई झगड़े की बात करते हैं, लेकिन युवाओं के लिए रोजगार की बात नहीं करते। युवाओं के लिए रोजगार, ये बहुत बड़ा मुद्दा है वर्मा साहब, और इसी मुद्दे पर युवा आपसे बहुत नाराज हैं। इस समस्या को कैसे साधेंगे? रोजगार का मतलब ये लोग केवल सरकारी नौकरी समझते हैं और केवल सरकारी नौकरी, बाकी जो व्यापार कर रहा है वो रोजगार नहीं कर रहा। आप रोजगार नहीं कर रही, आप एंकर है, आप रोजगार नहीं कर रही। हमने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी है। ठीक है, एक मिनट। देखिए, जनता के सवाल होने बहुत जरूरी है इस मंच से। भारत की बात में भारत के लोगों की बात जरूर होनी चाहिए। सवाल मेरा सवाल जो है समाजवादी जी के प्रवक्ता से है। समाजवादी की जो हमारे अखिलेश यादव जी हैं वो सत्ता में आने के लिए बहुत पागल हो रहे हैं, लेकिन मैं बस एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। शब्दों की मर्यादा से बाहर ना आए, शब्दों की मर्यादा से बाहर ना आए आप, शब्दों की मर्यादा से बाहर ना आए। पहले सुनिए, मैं इनके सवाल का कोई जवाब नहीं दूंगा। ठीक है, आप लोग बैठिए। मैं इनके सवाल का कोई जवाब नहीं दूंगा। मैं इनके सवाल का कोई जवाब नहीं दूंगा। हो गया। मैं इनके सवाल का कोई जवाब नहीं दूंगा। चलिए ठीक है। देखिए, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उन्होंने माफी मांग ली है। ये देखिए, ये गलत है। आप आगे आइए। उन्होंने क्षमा मांग ली है। नहीं, उन्होंने क्षमा मांग ली है। आप खुद देख सकती हैं। उन्होंने सॉरी कह दिया है। आप डिबेट को आगे चलने दीजिए। डिबेट को आगे चलने दीजिए। आइए, आप आगे आओ। चलिए, डिबेट को आप आगे चलने दीजिए। और देखिए, उन्होंने क्षमा मांग ली। सवाल तो मेरा सवाल ये है कि देश इतनी बड़ी महामारी से गुजरा है। 2020 में जो हमारा लॉकडाउन लगा था कोरोना काल में, भारतीय जनता पार्टी का एक नेता प्रदेश का मुरादाबाद शहर का। चलिए ठीक है, हसन साहब बैठ जाइए। हसन साहब, सवाल मेरे पास वक्त कम है। हसन साहब, मेरे पास वक्त कम है। सवाल ये कि कोरोना की लहर जब पूरा उत्तर प्रदेश तड़प रहा था, करा रहा था, अखिलेश यादव कहाँ थे? तब वो सड़कों पर नहीं थे। ये शिकायत बीजेपी भी करती और लोग भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव सड़कों पे होते तो आप लोग ही ये कह रहे होते कि देखिए ये कोरोना फैला रहे हैं। और कोरोना काल के अंदर गंगा के रेते में किसने लाशें दबाई और उसके ऊपर पूजा की चादर पड़ी हुई थी उस कब्र के ऊपर। तो वो जब फजीहत हुई सरकार की तो वो पूजा की चादर तक खींच ली गई। ये तो हालत है बीजेपी की। बताइए आप मुझे। चलिए, देखिए, भारत की बात आज आप मुरादाबाद से देख रहे हैं और लगातार वार पलटवार, चाहे बीजेपी के नेता हो, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हो, तो ये वार पलटवार चलता रहेगा। अभी दूसरे चरण का मतदान होना है, पहले चरण का मतदान निपट चुका है। जनता के भी अपना पक्ष है, अपने मुद्दे हैं। और दूसरे चरण में जिन 55 सीटों पर मतदान होना है वहां पर मुस्लिम आबादी अच्छी खासी संख्या में मौजूद है। सहारनपुर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने जमकर वार किया अखिलेश यादव और जयंत चौधरी पर। उधर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने बिजनौर से जमकर निशाना साधा मोदी और योगी के ऊपर। सवाल यह है कि दूसरे दौर के दंगल में कौन जीतेगा? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सरकार बनाएगी, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। टक्कर जो लोग
पाकिस्तान के आतंकवादी और फौज के साथ खड़े रहते हैं और अपने देश के जवानों को छोड़कर खड़े हो जाते हैं पाकिस्तान के साथ, ऐसे लोगों के साथ देश कैसे खड़ा हो सकता है? बिल्कुल खड़ा नहीं। मौजूदा विधायक को 5 साल जनता ने नहीं देखा, तो पहली प्रायोरिटी तो ये है कि एक अवेलेबल और अकाउंटेबल विधायक यहाँ पे बने। इस बार जनता तय कर रही है, अब पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए सब जनता बिल्कुल आतुर है। एक बार हमने फ्रंट फुट पे खेला है। पहले चरण के चुनाव ने ये बता दिया है कि 10 मार्च के परिणाम का इंतजार नहीं करना है, 10 फरवरी को ही परिणाम आ जाएगा कि गठबंधन की सरकार बनने वाली है, भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। यूपी में पहले दौर की वोटिंग खत्म हो चुकी है। 11 जिलों की 58 सीटों पर लोगों ने तय कर दिया है कि वो क्या चाहते हैं। सुबह से बूथों पर लोगों की लंबी लाइन लग गई थी। नोएडा, आगरा, गाजियाबाद से लेकर मुजफ्फरनगर, मेरठ और शामली तक लोगों ने अपने वोट डाल दिए हैं। पहले चरण में जिन इलाकों में वोटिंग खत्म हुई है वो इलाका जाट बेल्ट यानी गन्ना किसानों के प्रभाव वाला इलाका है। अब पहले दौर की इस वोटिंग के खत्म होने के साथ ही पूरा चुनाव दूसरे दौर की वोटिंग वाले इलाके पर शिफ्ट हो गया। भारत माता की, भारत माता की। दूसरे चरण के मतदाताओं को प्रणाम करते हुए आपके आशीर्वाद लेकर के आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहारनपुर में आज रैली की और बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया। उनके नसीब में सत्ता लिखी नहीं है, उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको नकार दिया है और इसलिए बड़ बोले वचन देना, कुछ भी वचन दे देना, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, उनका क्या जाता है, आना तो है नहीं, करना तो है नहीं, बोलते जाओ। आप मान के चलिए, जब कोई बड़े बड़े वादे करता है ना तो समझ लेना वो खोखले ही होंगे, गैर जिम्मेदारी होंगे। डबल इंजन की सरकार जो काम कर रही है उसके पीछे और उसके लिए यूपी में भाजपा सरकार बहुत जरूरी है। मोदी ने सहारनपुर में दंगों का जिक्र करके सुरक्षा का मुद्दा उठाया और बीजेपी को जिताने की अपील की, तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बिजनौर में चुनावी सभा को संबोधित कर अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया। मौसम उनका खराब है या उनके लिए हवा खराब चल रही है जिन्होंने उत्तर प्रदेश में काम नहीं किया। डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश में डबल भ्रष्टाचार किया है, इसका जवाब जनता देने जा रही है और झूठ का हवाई जहाज अब उत्तर प्रदेश में उतरने वाला नहीं है। 14 फरवरी को दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों पर वोटिंग होनी है। मुरादाबाद, सहारनपुर, संभल, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर जिले में वोट डाले जाएंगे। राजनीति की भाषा में समझें तो पहले चरण का चुनाव जहां जाट और गन्ना किसान बहुल इलाके में था, वहीं दूसरे चरण में चुनाव मुस्लिम बहुल सीटों पर है और इसीलिए दंगों का जिक्र करके इलाके के चुनावी माहौल को गरमाया जा रहा है। एक तरफ सुरक्षा का वातावरण, क्या ये 2017 के पहले था? क्या पिछली सरकारें सुरक्षा दे पाती थी? अगर वे सुरक्षा देती तो फिर कोसी कला का दंगा नहीं होता। अगर वह सुरक्षा दे पाती तो जवाहर बाग की घटना नहीं घट होती, आगरा का उपद्रव नहीं होता, बुलंदशहर का उपद्रव नहीं होता, अराजकता नहीं फैलती, अव्यवस्था नहीं फैलती। मुजफ्फरनगर में गौरव और सचिन जैसे निर्दोष नौजवान बहन की रक्षा करते करते अपने आप को बलिदान नहीं कर पाते। लेकिन भाइयों बहनों, पिछली सरकारों के एजेंडे में सुरक्षा कहीं थी ही नहीं। सुरक्षा उनके एजेंडे में थी ही नहीं, क्योंकि सुरक्षा के लिए खतरा कोई और नहीं, वे स्वयं ही खतरे बने हुए थे। जिस इलाके में 14 फरवरी को दूसरे दौर की वोटिंग है, उस इलाके में 2017 के चुनाव में
बीजेपी 38, एसपी 15 और कांग्रेस 2 सीटों पर जीती थी। सहारनपुर के समस्त भाई और बहनों को आदर पूर्वक नमस्कार। किसानों का कर्ज माफ हुआ था, संभल जनपद के 65,000 से अधिक किसानों का। घोर परिवारवादी लोग खोखले वायदे किए जा रहे हैं। अत्याचार हो रहा है, दलितों पर अत्याचार हो रहा है, गरीबी, इसमें अपना उद्योग कारखाने बंद कर दिए गए और 3 काले कानून ये बताया गया कि किसानों के हक में है। किसान जब विरोध किए उस बात को लेकर के कीलें लगा दी गई तो कहते हैं देखो योगी जी ने उसको जेल में डाल दिया, उसको जेल में डाल दिया। अभी तो सिर्फ अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। आज तो सिर्फ पहले चरण का मतदान हुआ है, लेकिन जैसे युद्ध के मैदान में अलग अलग मोर्चे पर रणनीति बदल जाती है, ठीक वैसा ही चुनावी मैदान में भी होता है। भारतीय जनता पार्टी को बताइए कि हमें 8 सीटें जीतना और 8 सीटों पर जीत हासिल होना जरूरी है। बिजनौर बहुत महत्वपूर्ण जिला है। पिछली बार भी गठबंधन के दोनों लोकसभा के सांसद जीते थे। इस बार हमें उम्मीद है कि इस गठबंधन को भी पूरी की पूरी सीटें गठबंधन के साथ होंगी, इसलिए चुनाव जरूरी। अभी तक जो जन समर्थन दिखाई दिया है, जो उत्साह और जो जोश दिखाई दे रहा है, ये बता रहा है कि गठबंधन जीतने जा रहा है। और घबराहट इसी में है कि भारतीय जनता पार्टी पुराने मुद्दों को उठा रही है, बल्कि अपने नए फैसले क्या करेगी वो नहीं बता रही। पश्चिमी यूपी में पहले चरण के लिए जिन 58 सीटों पर मतदान हुआ, वहां के लिए जो रणनीति बनी थी वो दूसरे चरण में 55 सीटों पर काम नहीं करेगी, क्योंकि दूसरे चरण में यूपी की जिन सीटों पर वोट डाले जाएंगे वहां मुस्लिम आबादी हार और जीत तय करने की ताकत रखती है। और इसी समीकरण वाले इलाके में वोटिंग से पहले सीएम योगी का एक बयान चुनाव में बड़ा मुद्दा बन गया। इन 5 सालों में बहुत कुछ अभूतपूर्व हुआ। सावधान रहिए, आप चूके तो 5 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और इस बार उत्तर प्रदेश को कश्मीर, बंगाल और केरल बनते देर नहीं लगेगी। आपका वोट मेरे 5 वर्ष की तपस्या पर आपका आशीर्वाद तो है ही, पर यह भी ध्यान रहे कि अब वोट आने वाले वर्षों में आपके भयमुक्त जीवन की गारंटी भी बनेगा। जय जय श्री राम। योगी के इस बयान को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। विपक्ष हमलावर है और माहौल में धार्मिक ध्रुवीकरण का रंग भरने की कोशिश हो रही है। राजनीति विज्ञान के छात्र के तौर पर सीएम योगी के इस बयान को समझेंगे तो समझ जाएंगे कि इस बयान का सीधा संबंध दूसरे फेज की वोटिंग से है, जबकि दूसरे चरण में जिन सीटों पर वोटिंग है उन इलाके में 40% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। बीजेपी गठबंधन ने एक मुसलमान को टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी ने 20 मुस्लिम उम्मीदवारों पर दाव लगाया है। बीएसपी ने 23 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि कांग्रेस ने भी 20 मुसलमानों को टिकट दिया है। टीवी स्क्रीन पर मौजूद तस्वीर यूपी के रामपुर की है, जहां प्रियंका गांधी साइकिल का पंक्चर ठीक करने वालों से मिल रही थी। प्रियंका मुरादाबाद से लेकर रामपुर तक वोटरों से मिल रही है, रोड शो कर रही है। कोशिश बस इतनी है कि वोटरों को कैसे अपने पाले में लाया जाए। जो हमारा घोषणा पत्र है वो हमने 1 साल से हमने जो घोषणा पत्र की कमेटी है उनको उत्तर प्रदेश के कोने कोने में भेजा कि आप जनता से बात करिए, जनता से की जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने का आप कोई माध्यम निकालिए और उसका एक खाका तैयार करिए। तो उसके लिए ही जो हमारा घोषणा पत्र है उसमें सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, दलितों के लिए, ओबीसी के लिए, सबके लिए हमने सोचा है कि क्या हम कर सकते हैं। अब आपको यूपी के बरेली ले चलते हैं। दूसरे चरण में बरेली में वोटिंग होनी है।
एबीपी न्यूज संवाददाता अजय दुबे बरेली में मौजूद थे, जहां लोगों से बातचीत करके ये जानने की कोशिश की कि हवा किस तरफ की है। उत्तर प्रदेश में चुनाव के वोटिंग की तारीख नजदीक है। अब जब वोटिंग नजदीक है तो आम लोग वोटिंग को लेकर क्या सोचते हैं, चुनाव में क्या राय है। बरेली शहर से एबीपी न्यूज की चुनावी चौपाल, शहर का वो हिस्सा जहां सब्जियां मिलती हैं। सब्जियों के नवरंग आप देखेंगे, हर रंग की सब्जी। और अब ये तय करना लोगों के लिए कि किस रंग के संग जाएंगे इन चुनावों में। बरेली के लोग हमारे संग मौजूद है। क्या भैया, सब्जियों का रंग तो बहुत कड़क है, बिल्कुल दिख रहा है, चमचमाती सब्जियां। मुद्दे क्या है इशू बरेली के लोगों के, क्या है? सब्जी लेने आते क्या बातचीत करते हैं? ये कहते हैं जब जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, समझे। अब की बात फिर मोदी सरकार जो पूरा चुनाव को लेकर और पार्टियां कौन कौन सी दिख रही है आपको? उसे तो ज्यादातर समाजवादी भी चल रहा है, योगी की ज्यादा बात सुनी जा रहा है। पहले चरण के मतदान ने चुनाव की गर्मी को तेज कर दिया है। सिर्फ 3 दिन बाद दूसरे चरण का मतदान है। पिछले करीब 10 दिनों से चुनाव प्रचार में गर्मी और चर्बी जैसे बयानों का शोर सुनाई दे रहा था। बीजेपी की गर्मी निकल गई, इलाज बांध देंगे, घुस भर देंगे, क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूँ। नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चल रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। लेकिन आज जो खबर आई वो यूपी चुनाव में मुद्दा बन सकती है। खबर ये है कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को हाई कोर्ट ने जमानत दे दी और कल उनकी रिहाई हो सकती है। ये बात स्थापित नहीं हुई कि पुलिस कह रही थी कि आशीष मिश्रा मोनू जब भीड़ हिंसक हुई और आशीष मिश्रा मोनू गाड़ी में मौजूद था, वो उतर के फायरिंग करते हुए भाग गया। तो अगर भाग भी गया, ये गन्ने के खेत में, गन्ना खेत उन्होंने जो वो दाखिल किया अपनी जो है, उन्होंने नक्शा नजरी दाखिल किया, साइट प्लान दाखिल किया, उसमें गन्ना के खेत वहाँ पे कोई है ही नहीं। उनकी स्टोरी ही फाल्सीफाइड है। आशीष मिश्रा लखीमपुर हिंसा केस में मुख्य आरोपी हैं। 3 अक्टूबर को लखीमपुर में थार गाड़ी से किसानों को कुचले जाने का ये वीडियो सामने आया था और आरोप गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा पर लगा था। किसानों से मुद्दा ये उठा कि केंद्रीय मंत्री टेनी जी के बेटे जेल में थे, आज बाहर आ रहे हैं। जिस तरीके कल के दिन वो बाहर आएंगे, जिस तरीके की स्थिति पूरी निकल के आई, कोर्ट का भी फैसला आया है, उसे कैसे देखते हैं? जो सरकार को पैरवी करनी चाहिए थी, सरकार ने पैरवी नहीं की। और मुझे उम्मीद है कि अगली जब कभी भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बात जाएगी तो किसानों को न्याय मिलेगा और जिन्होंने जान ली है किसानों की, जीभ से कुचल करके उन्हें सजा मिलेगी। यूपी के लखीमपुर में चौथे चरण में चुनाव है, लेकिन चौथे चरण वाले लखीमपुर ने जो चिंगारी लगाई है उसकी तपिश दूसरे चरण से ही नजर आती दिखाई दे सकती है। तो फिलहाल भारत की बात में मुझे दीजिए इजाजत। मुरादाबाद से आज इतना ही। कल एबीपी न्यूज की टीम एक नए शहर में होगी। हम बरेली से आपके लिए लेकर आएंगे भारत की बात। देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।